हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी एक ब्रांच होती है यानी कि कोशिका विज्ञान। यहाँ पे जो साइटो टर्म होता है इसका अर्थ होता है सेल, और जो लॉजी टर्म होता है उसका अर्थ होता है स्टडी, यानी कि सेल के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, या मैं कह सकता हूँ कोशिका विज्ञान। इसके मैं आपके 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, और सेकंड वीडियो है आपका 25 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन का। तीसरा वीडियो है आपके 50 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन का, जबकि आज आपका चौथा वीडियो रहेगा यानी कि 75 से लेकर 100 क्वेश्चन तक का। ये 25 यानी कि 100 जो टोटल क्वेश्चन है आपके, इतने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को देखते रहें, और ये सभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप इनको देख भी सकते हैं, और साथ ही इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि किस कोशिकांग को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, मतलब दिमाग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका एकदम सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रक। तो केंद्रक को क्या कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन यानी कोशिका का मस्तिष्क। अब ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो केंद्रक होता है ना, ये पूरी कोशिका पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, यानी कि एक प्रकार से कंट्रोल करता है। इसीलिए केंद्रक को क्या कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष या फिर कोशिका का दिमाग। साथ साथ ही जो केंद्रक होता है उसको कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। और जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये बात भी आपको नोट करनी है, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब की थी, सन 1831 में। और किसके अंदर की थी, ये पूछा जाता है, तो इन्होंने की थी पादप के अंदर, यानी कि प्लांट के अंदर। उस प्लांट यानी कि उस पादप का नाम था निम्फिया पादप। ये निम्फिया पादप क्या होता है, तो ये एक सजावटी पादप होता है। उसमें रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में किसकी खोज की थी, केंद्रक की, यानी कि न्यूक्लियस की, जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका का दिमाग या फिर कोशिका का मैनेजर कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका केंद्रक होता है किसमें नहीं पाया जाता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो आपका केंद्रक होता है कोशिका का दिमाग कहते हो, लेकिन जो कोशिका का यानी कि दिमाग रहित कोशिका कौन सी होती है, तो आरबीसी। मैं एक प्रकार से कह सकता हूं कि इसमें केंद्रक नहीं होता, या मैं कह सकता हूं कि जो आरबीसी होती है ये दिमाग रहित होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। तो इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अलावा आपकी जो प्लांट होते हैं उनकी एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है सीव सेल। तो जो सीव सेल होती है जिसको हिंदी में कहा जाता है चालनी कोशिका, तो चालनी कोशिका और आरबीसी, इन दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, अंग। यानी कि जो मानव की स्किन होती है यानी कि त्वचा होती है, वो क्या होती है, एक प्रकार से ऑर्गन होती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मानव होता है उसका सबसे भारी अंग, सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे भारी अंग जो सबसे बड़ा होता है वो कौन होती है, स्किन होती है, यानी कि त्वचा ही होती है। तो ये एक प्रकार क्या होता है, अंग होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मानव त्वचा क्या होती है, एक ऑर्गन होती है। गोल्जी काय को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, लिपोकोंड्रिया। यानी कि जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी काय, उसे क्या कहा जाता है, लिपोकोंड्रिया कहा जाता है। लेकिन ये आपको याद रखना है किस में कहा जाता है, एनिमल में, यानी कि जंतु में। लेकिन जो गोल्जी काय होती है उसको प्लांट में क्या कहा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इनको प्लांट में कहा जाता है डिक्टियोसोम्स। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम्स, पौधों के अंदर। जबकि अगर हम बात करें गोल्जी काय की, तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। इनका ही नाम था, यानी कि इनके नाम पर इन्होंने इसका नाम रख दिया था गोल्जी बॉडी। तो जो कैमिलो गोल्जी थे इन्होंने की थी गोल्जी काय की खोज। और किसमें की थी इन्होंने, जो उल्लू की तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि जो उल्लू की न्यूरॉन होता है उसके अंदर खोज की गई थी, किसकी, गोल्जी काय की। इसे जंतुओं में कहा जाता है लिपोकोंड्रिया, जबकि जो प्लांट्स होते हैं यानी कि पादप, उसमें कहा जाता है इसको डिक्टियोसोम। इसके अलावा इसके दो पॉइंट आप नोट करेंगे, यानी कि जो गोल्जी बॉडी होती है ये दो फेज में क्या होती है, एक प्रकार से बंटी होती है, दो फेज में बंटी होती है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका सीज फेज और दूसरा होता है आपका ट्रांस फेज। तो ये दोनों ही पूछे जाते हैं। जो सीज फेज होता है ये क्या होता है कि ये केंद्रक के नजदीक का भाग होता है। क्या होता है, केंद्रक के नजदीक के भाग को कहा जाता है सीज फेज। और जो कोशिका झिल्ली होती है उसके नजदीक के भाग को कहा जाता है ट्रांस फेज। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको नोट करने हैं। जो गोल्जी बॉडी होती है दो फेज में बटी होती है, फर्स्ट फेज होता है सीज फेज, दूसरा होता है ट्रांस फेज। जो सीज फेज होता है ये केंद्र के नजदीक वाला भाग होता है, जबकि ट्रांस फेज जो होता है ये केंद्रक झिल्ली, सॉरी, कोशिका झिल्ली के नजदीक का भाग होता है। तो जो गोल्जी बॉडी होती है यानी गोल्जी काय होती है उसको कहा क्या जाता है, लिपोकोंड्रिया, लेकिन किसमें, जंतुओं में। और पौधों में इसको क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का परमाणु बम कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो लाइसोसोम होते हैं उसको क्या कहा जाता है, परमाणु बम कहा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि लाइसोसोम का ये चित्र आपके सामने। लाइसोसोम पे आपको ये भी याद रखनी है कि सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि एकल झिल्ली पाई जाती है। इसके अलावा जो लाइसोसोम होते हैं इनके पास होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का क्या काम होता है, एक प्रकार से पाचन करना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो कोशिका होती है उसमें पाचन का कार्य कौन करता है, तो उसमें करता है लाइसोसोम। क्यों करता है,
उनकी इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। इसके अलावा जो ये हाइड्रोलिक एंजाइम होते हैं इनका पीएच मान पूछा जाता है, तो इनका पीएच मान होता है 4 से 5। इसके अलावा जो ये एंजाइम होते हैं इनकी प्रकृति पूछी जाती है कि इनका नेचर कैसा होता है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि 4 से 5 पीएच मान किसका होता है, अम्ल का। तो इनकी प्रकृति होती है एक प्रकार से अम्लीय। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। जो लाइसोसोम होते हैं वो आपके क्या करते हैं, कोशिका में पाचन का कार्य करते हैं। साथ साथ ही लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, परमाणु बम। इसके अलावा इसको कहा जाता है आत्मघाती की थैली या फिर आत्महत्या की थैली। दूसरा इसको कहा जाता है सफाई कर्मी, क्योंकि ये जितने भी वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करके उनको मारता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं की क्या करता है, ये सफाई करता है। इसलिए इसको सफाई कर्मी भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, साथ ही इसको परमाणु बम भी कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो ये भी आपको याद रखनी, डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने। किसने, डी डुवे ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि वायरस। जो वायरस होते हैं उन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। अब आपको ये पता होना चाहिए कोशिका सिद्धांत होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया गया था स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। किसके द्वारा, स्लाइडेन एवं स्वान। ये दो वैज्ञानिक आपको याद रखने, ये पूछे जाते हैं। इनके अलावा जो स्लाइडेन और स्वान थे, इन्होंने एक कथन कहा था, एक स्टेटमेंट कहा था, और उस कथन में क्या कहा था इन्होंने, कि जितने भी सजीव होते हैं उनका शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बना होता है। क्या कहा था उन्होंने, जितने भी सजीव होते हैं उनका जो शरीर होता है सेल और उसके उत्पाद से मिलकर बना होता है। और दिया किसने था, ये स्लाइडेन और स्वान ने। अब देखते हैं जो वायरस यानी कि विषाणु होता है, कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन करता होगा यानी कोशिका सिद्धांत का। इसलिए इसको कोशिका सिद्धांत का क्या मानते हैं हम, अपवाद मानते हैं। तो क्यों मानते हैं, क्योंकि जब भी जो वायरस होता है, विषाणु, ये मिट्टी में पड़ा होता है तो एक प्रकार से नॉन लिविंग होता है, यानी कि निर्जीव होता है। लेकिन जैसे ही एक इसको सजीव शरीर मिलता है तो ये किसके करेक्टर में आ जाता है, फिर सजीव के करेक्टर में। यानी कि एक प्रकार से जो वायरस होते हैं इसको कहा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्या कहा जाता है इसको, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी किसे कहा जाता है, तो वो भी कहा जाता है वायरस को। और वायरस क्या होता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो वायरस होते हैं, विषाणु, उनके अंदर या तो डीएनए मौजूद होता है या फिर क्या होता है, आरएनए मौजूद। यानी कि ये दोनों नहीं होते, दोनों में से कोई एक होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो वायरस होते हैं या तो इनमें डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए पाया जाता है। और ये कोशिका सिद्धांत क्या होते हैं, अपवाद। क्यों होते हैं ये, क्योंकि ये कभी कभी तो सजीव की तरह व्यवहार करते हैं, कभी कभी निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा एटीएस। यानी कि जो एटीएस होता है आपका, ये किसकी कोशिकाओं में पाया जाता है, मानव की में, यानी कि ह्यूमन की में। अब मानव की कोशिका किस प्रकार की होती है, तो ये होती है एक यूकेरियोटिक कोशिका। तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है एक प्रकार से, उनके अंदर किस प्रकार का राइबोसोम होता है, तो वहाँ पे होता है एटीएस प्रकार का। क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं ये होते हैं दो टाइप के, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। तो जो 80S होता है ये तो पाया जाएगा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में या फिर मानव में। और जो आपका 70S होता है ये सिर्फ पाया जाता है किसमें, बैक्टीरिया में, यानी कि जीवाणु में। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। इसके अलावा जो राइबोसोम है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी पेलेड ने, इसलिए इसको पेलेड कण भी कहा जाता है। साथ साथ इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को ही कहा जाता है। इसके बाद दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार के। अभी बताए थे मैंने, एक होता है 70S जो जीवाणु में पाया जाता है, एक होता है 80S जो मानव शरीर में या फिर यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और जो आपका 70S होता है इसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो जो 70S होता है इसकी सब यूनिट पूछी जाती है, इनकी सब यूनिट होती है, और वो कौन कौन सी होती है ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो 70S होता है इसकी सब यूनिट होती है आपकी 50S प्लस 30S। ये याद रखेंगे आप, 50S प्लस 30S किसकी सब यूनिट होती है, 70S की। जबकि जो 80S होता है इसकी सब यूनिट होती है 60S प्लस 40S। ये दोनों की सब यूनिट भी आप याद रखेंगे। और ये जो दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ी होती है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये आपस में किससे जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है आपस में mRNA से। अब mRNA क्या होता है, तो ये एक मैसेंजर आरएनए होता है, आरएनए का एक प्रकार होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ये फोटो में आप देख पा रहे हो, इसकी सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकेन। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी रहेगी, ये आपको याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकेन। इसके अलावा जो काइटिन होती है ये किसकी सेल वॉल होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है, तो ये होती है कवक की, यानी कि फंगी की। ये बहुत पॉइंट भी आपको नोट करना है। इसके अलावा सेलुलोज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो प्लांट होते हैं यानी कि पादप, उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की। और ये याद रखना है आपको कि किसकी कोशिका भित्ति होती है, ये पादप की, सेल्यूलोज। तो यहाँ पे सेल्यूलोज से कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं। सेल्यूलोज एक प्रकार का होता क्या है ये आपको याद रखना है, तो ये होता है एक कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा सेल्यूलोज
जो प्लांट होते हैं उनका अजीवित भाग होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि उनका मृत भाग होता है। साथ साथ ही सेलुलोज क्या होता है आपका, तो ये इनका सबसे कठोर भाग माना जाता है, किसका, प्लांट्स का, यानी कि मजबूत या फिर मैं कह सकता हूँ दृढ़ भाग जो होता है वो सेलुलोज ही होता है। और जो संसार में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो भी पाई जाती है कौन सी, सेलुलोज। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करना। इसके अलावा जैसे कि चित्र में आप देख पा रहे हो बैक्टीरिया, तो इसके पास खुद का राइबोसोम होता है, इसके पास कोशिका द्रव्य भी होता है, और जो बैक्टीरिया होता है ना, जो वो साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। जैसे कि ये साइटोप्लाज्म आप देख पा रहे हैं, एक लिक्विड है यानी कि कोशिका द्रव। तो इसमें जब ये बैक्टीरिया का क्या पड़ा हुआ है, एक प्रकार से डीएनए, तो ये जब डीएनए इसमें पड़ा होता है तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो जो एक प्रकार से बैक्टीरिया होता है वो साइटोप्लाज्म में जब उसका डीएनए पड़ा होता है तो उसके क्या नाम देते हैं हम, तो उसे दिया जाता है एक प्रकार से न्यूक्लियोइड। और जो ये बैक्टीरिया होता है इसकी जो ये पूंछ होती है जिसकी सहायता से ये चलता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फ्लैजिला। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। तो आपको याद रखनी है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। यहाँ पे पेप्टिडो का अर्थ होता है एक प्रकार से प्रोटीन, और ग्लाइकेन का अर्थ होता है एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट। तो मैं कह सकता हूँ प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। और जो काइटिन होती है किसकी कोशिका भित्ति होती है, तो ये होती है कवक की। और जो सेलुलोज होती है किसकी कोशिका भित्ति होती है, पादप की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आल्टमैन या फिर अल्टमैन बोला जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हिंदी में कहा जाता है सूत्रकणिका, उसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने। और जैसे कि यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र देख पा रहे हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है कि खुद का डीएनए होता है। किस क्या होता है इसके पास, खुद का डीएनए और खुद का ही राइबोसोम होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अर्धस्वायत्त कोशिका। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अर्धस्वायत्त कोशिका किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और इससे क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जाघर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान होता है, यानी कि कोशिकीय श्वसन होता है, वो भी कहां पर होता है, तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कोशिकीय श्वसन के माध्यम से क्या बनती है इनमें, एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और कितनी एटीपी बनती है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, 38 एटीपी। या फिर अगर मैं कैलोरी में बात करूं तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से। यानी कि मैं कह सकता हूं ये एक कोशिकीय श्वसन का स्थान होता है, इसी को कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है, इसी को अर्ध स्वायत्त कोशिका कहा जाता है। अर्ध का मतलब होता है आधा, स्वायत्त का मतलब होता है स्वयं, यानी कि ये अपना काम स्वयं आधा खुद ही कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको कोशिका का ऊर्जाघर किसने कहा था, ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे, तो ये कहा था सिक्विस्ट ने। जबकि जो ये कोशिकीय श्वसन का स्थान होता है ये किसने हमें कहा था, तो ये कहा था होक स्लून ने। उनका नाम था होक स्लून। और जो माइटोकॉन्ड्रिया आप टर्म पढ़ते हो, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ये शब्द, यानी कि ये टर्म किसने दिया था, तो ये दिया था सी बेंडा ने, सॉरी सी बेंडा ने। मटर के पौधे में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 7 जोड़ी। जो मटर का पौधा होता है उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 7। अगर मैं बात करूं कुल टोटल तो कितने होते हैं, ये 14। इसके अलावा जैसे कि सेकंड ऑप्शन में आपको 23 जोड़ी, तो ये होते हैं मनुष्य के अंदर। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो मनुष्य होते हैं मानव शरीर, उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये पाए जाएंगे 23 जोड़ी। अगर कुल की बात करेंगे तो कुल होंगे 46। इसके अलावा जैसे कि ऑप्शन सी में दे रखा है आपको 24 जोड़ी, तो जो आलू होता है उसमें पाए जाते हैं 24 जोड़ी गुणसूत्र। जबकि जो ऑप्शन डी में दे रखा है आपको 18 जोड़ी, तो ये 18 जोड़ी किस में पाए जाते हैं, ये जो तंबाकू का प्लांट होता है तंबाकू में पाए जाते हैं एक प्रकार से 18 जोड़ी गुणसूत्र। इसके अलावा कुछ पॉइंट और आप ऐड करेंगे, जैसे कि कुत्ता होता है डॉग, उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उसमें होते हैं 39 यानी कि 39। और जो आपकी गोल्ड फिश होती है, ये गोल्ड फिश का एग्जाम में पूछा हुआ है, तो जो गोल्ड फिश होती है उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो गोल्ड फिश में होते हैं 50 जोड़ी, यानी कि 50 जोड़ी, यानी कि कुल 100। और जो टमाटर होता है, टमाटर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो टमाटर में पाए जाते हैं 24 जोड़ी। और जो गेहूं होते हैं, गेहूं में कितने पाए जाते हैं, 21 जोड़ी। और गेहूं का आपसे वनस्पतिक नाम पूछा जाता है, तो गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है टिटिकम एस्टिवम। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा डीएनए। यानी कि जो डीएनए होता है इसका मुख्य कार्य ही क्या होता है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। क्योंकि आनुवांशिकी का मतलब ये होता है कि जो गुण हमें पिछली पीढ़ी से मिलते हैं उन गुणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करना ही एक प्रकार से क्या कहलाता है, आनुवांशिकी। तो ये किसके माध्यम से होते हैं, वैसे देखा जाए तो ये डीएनए के माध्यम से होता है, लेकिन डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, जो डीएनए के अंदर होते हैं जीन। जीन का ये मुख्य कार्य होता है कि ये एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। जैसे कि जो आंखों का रंग होता है, बालों का रंग होता है, हाइट होती है, जो हमारी स्किन का कलर होता है, ये सब क्या होते हैं, एक प्रकार से आनुवांशिक गुण होते हैं। और इनको ले जाता कौन है, जीन। और जीन पाए कहाँ जाते हैं, डीएनए के अंदर। इसके अलावा जो डीएनए होता है, इससे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। ये पॉइंट आपको नोट करना है, किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। और जो डीएनए होता है, डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है जैसे कि आप फोटो में देख
पा रहे हो। तो ये डीएनए की संरचना इस प्रकार की होती है। इसका मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। और ये कैसी संरचना होती है आपकी? तो ये होती है द्विकुंडलित यानी कि डबल हेलिक्स। आपको एक पॉइंट नोट करना है, जो जीन होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो उनके बारे में अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। क्या? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसकी स्टडी होती है? जीन की, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है अनुवांशिकी। और जो आपकी जेनेटिक्स होती है उसके फादर पूछे जाते हैं, यानी कि पिता पूछे जाते हैं, वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये पॉइंट भी आपको अलग से नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? यहाँ पे आपका है होगा, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एक्स वाई। जो एक्स वाई होता है ये किसके लिए होता है? तो ये होता है एक प्रकार से पुरुषों के लिए। जब भी एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो किसका जन्म होता है? एक प्रकार से पुरुष का। जबकि जो एक्स एक्स मिलते हैं उससे होता है एक महिला का यानी कि एक लड़की का जन्म। आपको याद रखना है कि जो एक्स वाई होते हैं ये किसके होते हैं? पुरुषों के। जबकि जो एक्स एक्स होते हैं ये गुणसूत्र किसके होते हैं? महिलाओं के। यानी कि आपके जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोजोम, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, दूसरे होते हैं आपके ओलोसोम। जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं ये महिला और पुरुष दोनों में समान होते हैं। जबकि जो एलोसोम होते हैं ये महिला और पुरुष दोनों में असमान होते हैं। और कितने होते हैं? एक पेयर। जबकि जो ऑटोसोम होते हैं कितने होते हैं आपके? 22 पेयर। इस प्रकार से कुल जो मानव शरीर में पूछे जाते हैं आपसे 23 जोड़ी गुणसूत्र पूछे जाते हैं। तो वो 23 जोड़ी इस प्रकार से होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, दूसरे होते हैं ओलोसोम। तो पुरुषों का याद रखना है एक्स वाई होता है, महिलाओं का क्या होता है? एक्स एक्स। मनुष्यों के कौन से क्रोमोजोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। कब होगा यानी कि बालक का जन्म कैसे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पुरुष का क्या होना चाहिए? वाई। और एक स्त्री का क्या होना चाहिए? एक्स। क्योंकि जो एक्स होता है ये किसके करेक्टर लाता है? तो ये लाता है गर्ल्स के। जबकि जो वाई होता है ये किसके करेक्टर लाता है? तो ये लाता है बॉयज के। अब यहाँ पे ध्यान सुनना कि जो क्रोमोजोम होते हैं गुणसूत्र, ये आपसे पूछा जाता है कि यानी कि लिंग निर्धारक गुणसूत्र किसके होते हैं? लिंग निर्धारक गुणसूत्र। तो ये लिंग निर्धारक गुणसूत्र किसके होते हैं? ये हमेशा होते हैं पुरुष के। यानी कि मैं एक प्रकार से कहना चाहता हूं कि लड़का होगा या लड़की, ये डिपेंड किसके ऊपर होता है? तो ये होता है पुरुष के क्रोमोजोम पर। तो यानी कि एक प्रकार से जो पुरुष का क्रोमोजोम होता है वो वाई होता है। तो वाई किसके करेक्टर लाता है? बॉयज के। तो यहाँ पे पुरुष का क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए। जबकि महिला का क्या होना चाहिए? एक्स। और एक्स और वाई जब मिलता है तो क्या पैदा होता है? वहां पे बच्चा, यानी कि एक प्रकार से बालक। तो यही पूछा गया था कि मनुष्य के कौन से क्रोमोजोम के मिलने से बालक का जन्म होगा। तो कब होगा? जब पुरुष का वाई होगा और स्त्री का एक्स होगा। इसके अलावा आपको याद रखने की जो क्रोमोजोम होते हैं गुणसूत्र, उसकी खोज किसने की थी? तो इनकी खोज की थी पुरकुंजे ने। जबकि जो आप नाम देखते हैं क्रोमोजोम या गुणसूत्र, ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया गया था वाइल्डेयर के द्वारा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो आपके क्रोमोजोम होते हैं गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? तो ये सिर्फ दिखाई देते हैं सेल डिवीजन के समय पे, यानी कि जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है कोशिका के अंदर, तभी सिर्फ आप क्रोमोजोम को देख सकते हो, अन्यथा क्रोमोजोम को नहीं देख सकते। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है कि क्रोमोजोम कब विजिबल होते हैं, यानी कब दिखाई देते हैं? तो ये सिर्फ कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन का निर्माण। जो राइबोसोम होते हैं ये क्या करते हैं? तो ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कई सारे 18 से 20 एमिनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये प्रोटीन का। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड की एक चेन है जो आप देख रहे हो। और इतने सारे एमिनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। इसीलिए पूछा जाता है कि जो राइबोसोम होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज किसने की? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि पिलेड ने। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? ये आपको याद रखना है, पिलेड ने की थी। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन कण, यानी कि इसको पिलेट कण भी कहा जाता है। साथ साथ इसको क्या जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है राइबोसोम को। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, रॉबर्ट ब्राउन की, तो जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक, उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? सन 1831 में। और किसके अंदर की थी? पादप के अंदर की थी। और उस पादप का नाम क्या था? तो उस पादप का नाम था निम्फिया पादप। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, यानी कि रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने की थी सेल यानी कोशिका की खोज। और कब की थी? सन 1665 में। और किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी इन्होंने? तो इन्होंने की थी मृत कोशिका की, यानी कि डेड सेल की खोज। और किसके अंदर की थी इन्होंने? तो इन्होंने की थी कोरक टिश्यू के अंदर, यानी कोरक ऊतक के अंदर। और जो रॉबर्ट हुक है इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम भी आपको याद होना चाहिए। उस पुस्तक का नाम था माइकोग्राफिया। माइकोग्राफिया। इसके अलावा जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने जब कोशिका की खोज की थी तो इनको संरचना कैसी दिखी थी? तो वो संरचना आपसे पूछी जाती है। तो वो संरचना थी मधुमक्खी के छत्ते के समान, या मैं कह सकता हूं फिर एक प्रकार से व्यंजन के समान। और किसके अंदर इन्होंने खोज की थी? कोरक टिश्यू के अंदर, यानी कि एक प्रकार से ये लकड़ी की छाल होती है। तो ये भी आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, यानी कि स्वान की, तो स्लाइडेन और स्वान
ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पॉकेट किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि वैक्यूल, जिसे हिंदी में कहा जाता है रिक्तिका। तो जो रिक्तिका होती है इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का पॉकेट। यानी कि जो रिक्तिका होती है एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जैसे एक कोई भी कोशिका होती है और उस कोशिका में जो भी खाली स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? एक प्रकार से रिक्तिका कहा जाता है यानी कि वैक्यूल कहा जाता है। और जो आपकी रिक्तिका होती है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी गार्नियर ने। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, किसने खोज की थी? गार्नियर ने। और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाती है और इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का पॉकेट। अब पॉकेट का काम क्या होता है? तो कुछ भी हम इमरजेंसी के लिए कुछ भी चीजें रखते हैं तो वही कहलाता है एक प्रकार का पॉकेट। तो ये होता क्या है कि जो जंतु कोशिका होती है उसके लिए यानी कि जो वैक्यूल होती है रिक्तिका, इमरजेंसी के लिए क्या करती है? अपने पास कार्बनिक पदार्थ रख लेती है या फिर मैं कह सकता हूँ पोषक तत्वों को अपने पास रखती है, इसलिए इसको कोशिका का पॉकेट कहा जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोशिका होती है, जो उसके ऊपर की एक मेम्ब्रेन होती है जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, यहाँ पे इस प्रकार से कोशिका के ऊपर क्या है? ये एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन क्या को क्या कहा जा रहा है? क्या बोलते हैं हम? टोनोप्लास्ट। तो ये पूछा जाता है कि जो वैक्यूल होती है यानी कि रिक्तिका होती है उसके ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो कोशिका होती है उसको आकार कौन प्रदान करता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो उसको आकार प्रदान करती है कौन? रिक्तिका यानी कि वैक्यूल, और इसी को कहा जाता है कोशिका का पॉकेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम यानी कि केंद्रक काय के खोज करता है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है यानी कि बोबेरी। जो बोबेरी थे इन्होंने की थी सेंट्रोसोम की खोज। अब ये सेंट्रोसोम होते क्या है? तो सेंट्रोसोम एक प्रकार से केंद्रक के पास पाए जाते हैं, जैसे कि एक कोशिका होती है उसमें बीचों बीच क्या होता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो इसके आसपास होते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, ये केंद्रक के नजदीक होते हैं, बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं। तो इनकी खोज किसने की थी? बोबेरी ने। अब जो ये सेंट्रोसोम होते हैं इनका कार्य क्या होता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके आप नोट करते जाएंगे। तो जो सेंट्रोसोम होते हैं इनका कार्य होता है, पहला कार्य होता है इनका कोशिका को ढांचा प्रदान करना। क्या होता है? कोशिका को ढांचा प्रदान करना। दूसरा इसका काम होता है जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, उस सेल डिवीजन में ये क्या करता है? मदद करता है। और तीसरा इसका काम होता है एक प्रकार से जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं यानी कि तुर्क रेशे होते हैं उनका निर्माण करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप नोट करोगे कि जो सेंट्रोसोम होते हैं उसके कार्य क्या होते हैं? पहला कार्य है इसका कोशिका को ढांचा प्रदान करता है, दूसरा कार्य है इसका कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है, तीसरा कार्य इसका कि तुर्क रेशे के निर्माण में सहायक होता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी बोबेरी ने, जिनका नाम था पूरा टी बोबेरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है? किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा था हेक्सले ने। आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो हेक्सले थे इन्होंने जो जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म उसको क्या कहा था? जीवन का भौतिक आधार। क्यों कहा था? क्योंकि जो जीव द्रव्य होता है सभी जितने भी आपकी जैविक क्रियाएं होती है यानी कि जैसे कि पाचन, श्वसन, ये सभी क्या होती है? आपकी जैविक क्रिया। तो इन जैविक क्रियाओं का केंद्र होता है कौन? प्रोटोप्लाज्म। इसलिए प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार। और कहा किसने था? हेक्सले ने। इसके अलावा जो जीव द्रव्य होता है उसका सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया गया था मैक्स सुल्ज के द्वारा। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मैक्स सुल्ज ने। जबकि जो इसका नामकरण है, जीव द्रव्य का नामकरण एक प्रकार से वो किसने दिया था? पुरकिंजे ने। और जो इसका महत्व का वर्णन किया था वो किया था एक प्रकार से वान बोल ने। और जीव द्रव्य होता क्या है? तो जो भी कोशिका होती है यानी कि जो भी एक प्रकार से सेल होती है कोशिका, उसमें जितना कुछ भी भरा होता है वो सभी आपका क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में संचित खाना किस रूप में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि स्टार्च। जो प्लांट होते हैं उनका जो खाना होता है यानी कि रिजर्व फूड, यानी कि ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए अपने पास खाना स्टोर करके रखते हैं, वो किस रूप में रखते हैं? तो ये रखते हैं स्टार्च के रूप में। अब ये पूछा जाता है कहाँ रखते हैं? तो ये रखते हैं जो रूट्स होती हैं, जड़ें, इनके अंदर इस खाने को स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा जो मनुष्य होता है यानी कि उनका खाना किस रूप में संचित होता है? ये भी पूछा जाता है। तो मनुष्य के अंदर जो खाना होता है वो किस रूप में संचित होता है? तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। और किसके अंदर ये संचित होता है यानी कि स्टोर होता है? तो ये भी पूछा जाता है। तो ये होता है लीवर के अंदर यानी कि यकृत के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की प्रकृति होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा यानी कि परपोषी और स्वपोषी। स्वपोषी का अर्थ क्या होता है? कि जो पादप कोशिका होती है स्वयं अपना क्या करती है? वो भोजन बना लेती है, इसलिए इसको कहा जाता है एक प्रकार से स्वपोषी। और परपोषी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरों से भी भोजन ग्रहण करते हैं। कौन? प्लांट्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अमरबेल। अमरबेल क्या होता है? एक प्रकार का परपोषी होता है। तो ये भी होता तो प्लांट ही है। तो जो अमरबेल होता है ये परपोषी होता है। इस कारण से जो एक प्रकार से आपके प्लांट पौधे होते हैं वो क्या होते हैं?
स्वपोषी और परपोषी दोनों ही होते हैं, क्योंकि परपोषी में जैसे कि अमरबेल, ये क्या होता है, एक प्रकार का परपोषी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। जैसे कि नोट में दे रखा है आपको कि पादप कोशिका हमेशा जंतु कोशिका से बड़ी होती है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो पादप कोशिका होती है वो हमेशा किससे बड़ी होती है, जंतु की कोशिकाओं से बड़ी होती है। और जो पादप कोशिका होती है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये होता है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोसोम गुणसूत्र में कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम गुणसूत्र देखते हैं कि ऑटोसोम होता क्या है। तो मैं बताऊं आपको, तो गुणसूत्र होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं ऑटोसोम, दूसरे होते हैं ओलोसोम। जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं ये क्या होते हैं, मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों में समान होते हैं, और कितने होते हैं, 22 पेयर। और जो ओलोजोम गुणसूत्र होते हैं ये एक ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो महिला पुरुष दोनों में अलग अलग होते हैं, और ये कितने होते हैं, एक पेयर। यानी कि 22 पेयर और एक पेयर कुल कितने होते हैं आपके, 23 पेयर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर। और होते हैं किस प्रकार से हैं वो, एक तो होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं ओलोजोम। ऑटोसोम कितने होते हैं, 22 पेयर, जो महिला पुरुष दोनों में समान होते हैं। ओलोजोम कितने होते हैं, एक पेयर, जो कि दोनों में असमान होते हैं, महिला और पुरुष दोनों में। तो इनमें आपसे पूछा जा रहा है कोशिका विभाजन, जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं उनमें कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो जो ऑटोसोम होते हैं इनमें कोशिका विभाजन होता है आपका एक प्रकार से समसूत्री। क्यों होता है, क्योंकि ये महिला पुरुष दोनों में कैसे होते हैं, सम, इसलिए इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जबकि जो ओलोसोम होते हैं ये महिला पुरुष दोनों में अलग अलग होते हैं, इनमें कौन सा कोशिका विभाजन पाया जाएगा आपका, तो वो पाया जाएगा आपका अर्धसूत्री। तो दोनों का आप याद रखेंगे, जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं उनमें समसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है, जबकि जो ओलोसोम गुणसूत्र होते हैं उनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर यानी कि यकृत का अध्ययन करना क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि हिपेटोलॉजी। जो लीवर होता है यानी कि यकृत होता है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हिपेटोलॉजी। क्योंकि हिपेटो टर्म का अर्थ होता है यहाँ पे एक प्रकार से लीवर, क्योंकि जो हिपेट होती है आपकी ये क्या होती है, एक प्रकार से कोशिकाएं होती है किसकी, लीवर की। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ये न्यूमेरोलॉजी नहीं है, सॉरी, ये न्यूरोलॉजी आपका एक प्रकार से क्या है, ये न्यूरोलॉजी। तो जो न्यूरॉन होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है क्या कहलाता है, एक प्रकार से न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, नेफ्रोलॉजी की, तो जो नेफ्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, नेफ्रॉन, अब ये क्या होती है, जो आपकी किडनी होती है उसकी सेल्स होती है, तो नेफ्रॉन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, यहाँ पे नेफ्रोलॉजी कहलाता है। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, डर्मेटोलॉजी की, तो जो स्किन होती है, त्वचा, उस त्वचा के बारे में अध्ययन करना कहलाता है डर्मेटोलॉजी। और हिपेटोलॉजी क्या होता है, तो ये होता है लीवर यानी कि यकृत के बारे में अध्ययन करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम किसकी खोज की थी, यानी कि एक प्रकार से आपकी जीवित कोशिका की। और कब की थी, सन 1600 क्षेत्र में, लगभग सन 1600 क्षेत्र में की थी। और किसके अंदर की थी, ये भी आपको याद रखनी, तो ये की थी जीवाणु के अंदर यानी कि बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि ये फोटो में आपको दिया गया। तो जीवित कोशिका की खोज प्रथम बार किसके अंदर हुई थी, वो हुई थी जीवाणु के अंदर यानी कि बैक्टीरिया के अंदर। और किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने, जैसे कि ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये ल्यूवेनहोक है। और इनके कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो ल्यूवेनहोक है इसने इसके अलावा किस किसी खोज की, तो आपको याद रखने की जो आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड सेल, इसकी खोज भी की थी ल्यूवेनहोक ने। इसके अलावा आपको याद रखने की जो प्रोटोजोआ होता है उसकी खोज भी किसने की थी, तो उसकी खोज भी की थी यहाँ पे ल्यूवेनहोक ने। इसके अलावा स्पर्म होती है, स्पर्म होती है यानी कि शुक्राणु होते हैं, उसकी खोज भी किसने की थी, तो उसकी खोज भी की थी ल्यूवेनहोक ने। इसके अलावा जो आपकी आरबीसी होती है, प्रोटोजोआ होती है, और एक होता है जीवाणु, इन सब की खोज करता कौन है, ल्यूवेनहोक। इसके अलावा इनकी एक बुक पूछी जाती है कि जो ल्यूवेनहोक है उनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो इन्होंने बुक लिखी थी सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ये पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सीक्रेट्स ऑफ नेचर किसके द्वारा बुक लिखी गई, तो ये लिखी गई थी ल्यूवेनहोक के द्वारा। और इन्होंने ही सर्वप्रथम किसी खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज, और किसके अंदर की थी, बैक्टीरिया के अंदर यानी कि जीवाणु के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत कोशिका की खोज किसने की। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी, ये सन 1665 में। और किसके अंदर की थी, तो ये की थी कोर्क टिश्यू के अंदर। इन्होंने सबसे पहले अपना खुद का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था, जैसे कि फोटो में देख सकते हैं, कांचों को पीस कर, और इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। और किसके अंदर की थी, कोरक टिश्यू के अंदर। जब इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये इस कोरक टिश्यू को देख रहे थे, तो इनको ये जो संरचना दिखी थी वो किस प्रकार की दिखी थी, तो वो दिखी थी इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान। और जो ल्यूवेनहोक यानी कि आप सॉरी आपके रॉबर्ट हुक इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उसका नाम भी आपको याद रखना है, क्या नाम था उसका, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था उसका, माइक्रोग्राफिया। और इस माइक्रोग्राफिया में इसने किसके बारे में बताया था, तो इन्होंने बताया था कोशिका के बारे में। और जो सेल होती है, ये जो कोशिका शब्द होता है, ये किस भाषा का शब्द होता है, तो ये होता है एक लैटिन भाषा का शब्द। और ये भी पूछा जाता है कि जो सेल शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कब दिया गया था, सन 1665 में। जैसे कि आपको नोट में लिखा हुआ है कि मृत कोशिका की खोज
कोरक उत्तक में हुई थी। तो ये भी आपको नोट करना है, की गई थी, है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि छोटे छोटे कमरे। जो सेल होती है इसकी जब सबसे पहले खोज हो रही थी, यानी कि कोशिका की खोज हो रही थी, तो इसकी संरचना मैंने क्या बताई थी आपको, किसके समान दिख रही थी, एक प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते के समान। तो जो ये संरचना थी एक प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते के समान, इसमें क्या है कि छोटे छोटे रूम्स थे, यानी छोटे छोटे कमरे थे, इसलिए जो सेल होती है उसका अर्थ भी एक प्रकार से हम क्या मान सकते हैं, छोटे छोटे कमरे। इन्हीं रूम्स को बाद में कहा जाने लगा एक प्रकार से सेला। फिर धीरे धीरे सेला से किसकी उत्पत्ति हुई थी, सेल की। और मैंने बताया था कि सेल की खोज किसने की थी, तो ये की थी फिर रॉबर्ट हुक ने। तो जो सेल शब्द होता है इसका अर्थ होता है एक प्रकार से छोटे छोटे कमरे, क्योंकि ये जो संरचना थी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे थे, इसलिए इसको पहले इसका अर्थ निकाला गया था कि छोटे छोटे कमरे। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जो रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटिनो वॉन ल्यूवेनहोक द्वारा खोज की गई। तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आरबीसी होती है इसकी खोज भी किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ होती है उसकी खोज भी किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने। और जो बैक्टीरिया होता है उसकी खोज भी किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने। इसके अलावा इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, तो बुक लिखी थी तो इन्होंने सीक्रेट्स ऑफ नेचर, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। इसके अलावा इन्होंने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने की थी स्पर्म की, यानी कि शुक्राणु की। तो ये सभी खोजें आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा की गई, ये सभी ल्यूवेनहोक के द्वारा। और इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की। और किसके अंदर की थी इन्होंने, तो इन्होंने की थी जीवाणु के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।